टोयोटा को अचानक से याद आ गया कि उनकी फॉर्च्यूनर का तो मेरे चैनल पर रिव्यू ही मौजूद नहीं है, और उन्होंने भेज दी मुझे लॉन्च होने के 1 साल से कुछ समय बाद टोयोटा फॉर्च्यूनर। देखने में कैसी है, चलाने में कैसी है, कितनी दमदार यह एसयूवी है, यही जानते हैं इसी वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और मैं पाखी। आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। जी हाँ, ये वही गाड़ी है जिसे मेरे दोस्त फॉर्च्यूनर कह के बुलाते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इसके एक्सटीरियर की। यहाँ पर आपको मिलता है बड़ा सा बोनेट विद 2 कट्स, जो देखने में इस गाड़ी को बहुत मस्कुलर बना रहे हैं। सामने की तरफ आपको ढेर सारी क्रोम की लाइनिंग मिल जाती है। साइड में आपको बुल शेप की हेडलाइट्स प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें मौजूद हैं बाइजेनन लैंप्स। नीचे की तरफ आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। यहाँ पर बढ़िया ग्रिल विद फुल फैट टोयोटा की बैजिंग मौजूद है। तो आइए बात करते हैं अब इसकी साइड प्रोफाइल की। व्हील की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलता है 18 इंच का अलॉय व्हील्स 265/60 प्रोफाइल के टायर के साथ, प्लस आपको यहाँ पर एक व्हील क्लैडिंग भी मिल जाती है। ओआरवीएम की बात की जाए तो यहाँ पर इंडिकेटर्स मौजूद हैं। सैडली यहाँ पर कोई 360 डिग्री कैमरा मौजूद नहीं है। यहाँ पर आपको एक लाइट दी जाती है। यहाँ पर रनिंग बोर्ड मौजूद है, जो फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी गाड़ी में बैठने के लिए ईज देता है, आपको सपोर्ट देता है। साथ ही यहाँ पर क्रोम की लाइनिंग मिलती है विद क्रोम प्लेटेड डोर हैंडल्स। विंडो की बात की जाए तो साइज में काफ़ी बड़ी है। अंदर बैठने वाला इंसान व्यू को काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप इंजॉय कर सकता है। साथ ही यहाँ पर आपको क्वार्टर विंडो भी मिल जाती है 3rd रो में। आइए रियर प्रोफाइल की बात की जाए। रेयर प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो ऊपर शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर मौजूद है। यहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप, डिफॉगर, वाइपर मौजूद है। मगर इन लाइटों की क्या बात की जाए, ये रैप अराउंड लाइटें काफ़ी बाहर निकली हुई हैं और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। यहाँ पर आपको एलईडी लाइटिंग मिलती है और भीतर भी आपको एलईडी एलिमेंट मिलते हैं। एक इंडिकेटर को छोड़ दिया जाए तो नीचे आपको रिफ्लेक्टर मौजूद है और फॉग लैंप के साथ में ऊपर आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। यहाँ बात की जाए तो यहाँ पर एक कैमरा दे रखा गया है फॉर्च्यूनर की बैजिंग के ठीक नीचे, और ऊपर मिलती है टोयोटा की बैजिंग। यहाँ पर मिलता है सिग्मा 4, जो जिससे यह पता चल जाता है कि यह 4 व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है। लगे हाथ बात कर लेता हूँ बूट स्पेस की, तो यह इलेक्ट्रिकली ओपन बूट स्पेस आपको मिल जाता है। काफ़ी बड़ा वाइड ओपन होता है और यहाँ पर आपको 2 छोटे सूटकेस, एक बैग रखने की जगह मिल जाती है, या आप यहाँ पर 3 छोटे डफल बैग रख सकते हैं। इसके अलावा और कोई जगह मौजूद नहीं है। वेल कवर्ड है। यहाँ पर आपको स्पीकर वूफर मिल जाता है और बंद करने के लिए एक बटन यहाँ पर भी मौजूद है, जिससे 1 टच बंद भी हो जाता है। सैडली इस वेरिएंट में कोई आपको जेस्चर बेस बंद करने का ऑप्शन नहीं आता है। टोयोटा फॉर्च्यूनर, सबसे पहले विजिबिलिटी टॉप नॉच, बड़ी शानदार विजिबिलिटी है। ए पिलर भी काफ़ी पतला है। सीट को आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली, और बोनट का हिस्सा भी आपको काफ़ी दिखता है। और सीटिंग पोजीशन हाई होने की वजह से आपको चढ़ने में दिक्कत ना है, उसके लिए यहाँ पर एक हैंडल भी दे रखा गया है। लेदर रैप्ड है, लेकिन थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है फिर भी फील में, यानी थोड़ा और बेटर इसकी फील हो सकती थी। सारा हिस्सा प्लास्टिक का बना हुआ है, हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पर जो थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, ये सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ है और ये भी सॉफ्ट मटेरियल का, यानी टच वाले पॉइंट अधिकतर सॉफ्ट मटेरियल के हैं और उनका फील भी काफ़ी अच्छा है। और बात करें इसके म्यूजिक सिस्टम की, तो क्या बात की जाए, एक म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है जो साउंड बहुत अच्छी क्वालिटी का करता है। एफएम सुनने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले की उम्मीद लगा के रखते हैं, जो कि अब आजकल आल्टो में भी आता है, वो इस फॉर्च्यूनर में नहीं आता है। नीचे आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, वह भी ऑटोमेटिक, लेकिन आपको डुअल जोन या मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं इस कार में। और इवन आप पीछे भी टेम्परेचर अपनी मर्जी का एडजस्ट नहीं कर सकते। हाँ, उसे आप धीमा तेज जरूर कर सकते हैं। ठीक नीचे आपको वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन दे रखे गए, थैंक गॉड, और वो काफ़ी कूल भी करते हैं, हालांकि आवाज़ भी ज़्यादा करते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको मिलते हैं 4 व्हील ड्राइव के ऑप्शन, जिसमें कि 2 व्हील सेटअप यानी रियर व्हील ड्राइव से भी आप यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा 4 लो और 4 हाई के ऑप्शंस भी यहीं पर दे रखे गए, जिसे आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। इसको जब आप एक बार यूज करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने अपने घर की गैस चूल्हे के बटन्स को
घुमाया है, ऐसा मेरे एक मित्र कहते हैं। मैं तो नॉर्मल बटन कहूँगा इसको। हाँ, बगल में ही आपको USB पोर्ट मिल जाता है, वह भी A, और कोई एक्स्ट्रा USB आपको नहीं मिलते हैं। एक 12 वोल्ट सॉकेट दे रखा गया है। सैडली कोई वायरलेस चार्जिंग मौजूद नहीं है यहाँ पर, हालांकि ये इसका कवर हो जाता है। और इसके ठीक नीचे 2 आपको बॉटल होल्डर्स मिलते हैं। हाँ, बॉटल होल्डर्स आ जाती है यहाँ पर 1 लीटर की, कोई दिक्कत नहीं। गियर लीवर काफ़ी अच्छा है, हालांकि लगाते समय आपको नॉर्मल आजकल के मॉडर्न लीवर वैसा फील नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये, यहाँ पर लेआउट में आपको नॉर्मल, इको और स्पोर्ट मोड मिल जाते हैं, जिनका फील थोड़ा सा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे मैंने अभी स्पोर्ट मोड लगा लिया और मुझे ओके सा ही फील हो रहा, मतलब वो इंथुजियास्ट ड्राइविंग वाला जो स्पोर्ट मोड होता है वैसा यहाँ पर फील नहीं आता है। तो फिर मैं इकोनॉमी ही दबा देता हूँ ताकि कम से कम डीजल ही बच जाए। और इसके ठीक पीछे आपको डिफरेंशियल लॉक, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन और आइडल आर्ट स्टार्ट स्टॉप को डीएक्टिवेट करने का बटन है। थोड़ी सी जगह यहाँ पर मौजूद है इसके नीचे। हालांकि आर्म रेस्ट की बात आएगी तो ये आर्म रेस्ट किसी काम का नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पर खत्म हो जाता है जहाँ पर हमें एक्चुअल में आर्म रेस्ट की जरूरत होती है। एक और चीज़ है, ऊपर का हिस्सा जो है वह कूल्ड ग्लो बॉक्स है और इसके ठीक नीचे नॉर्मल ग्लो बॉक्स मौजूद है। और ऑटो डिमिंग IRVM आपको इसमें मिलता है, यानी फीचर्स आपको वो जो बहुत बहुत इसेंशियल जरूरी फीचर्स हैं वो मिलते हैं, लेकिन कोई फैंसी फीचर्स आपको इस कार के साथ नहीं मिलते हैं। इवन यूजफुल फीचर्स भी कई कम है, जैसे वायरलेस चार्जिंग या USB Type-C पोर्ट या फिर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मौजूद नहीं। और आजकल का सबसे फैंसी फीचर्स, सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ, फिक्स ग्लास सनरूफ, बड़े से बड़ा सनरूफ जैसी तो कोई चीज नहीं आती। और ऊपर से फिट एंड फिनिश इस पॉइंट पे देखिए, ये हल्की फुल्की सी, ये थोड़ा सा कमजोर फील कराता है। बाकी इस कार में कोई दिक्कत नहीं, बिल्ट काफी सॉलिड है। भीतर बैठ के आपको लगता है कि आप किसी लोहा लाट ठूसम ठास गाड़ी से चल रहे हैं। और राइड क्वालिटी की बात की जाए तो राइड क्वालिटी अगर स्मूथ रोड्स हैं तो वहां पर आपको किसी भी तरह के झटके फील नहीं होते। तो पीछे वाली सीट की बात की जाए तो मैं यहाँ पर पर्सनली काफी कंफर्टेबल हूँ। यहाँ पर आपको अच्छा खासा लेग रूम प्रोवाइड किया जाता है। नी रूम की तो क्या ही बात की जाए, बढ़िया नी रूम भी मौजूद है। वैसे मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंच, तो मेरे हिसाब से हेडरूम भी काफी हद तक आपको बेहतरीन दिया जाता है। बीच वाली सीट्स में आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट प्रोवाइड की जाती है फॉर द मिडिल पैसेंजर। ड्राइव की बात की जाए तो बिकॉज ऑफ द स्पीड ब्रेकर्स इतने झटके महसूस नहीं होते, लेकिन फिर भी झटकों का पता लगता ही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टोयोटा फॉर्च्यूनर की 3rd रो में। बात की जाए अगर लेग रूम की तो ना के बराबर ही लेग रूम है यहाँ पर। नी रूम भी कुछ खास मौजूद नहीं है। हेड रूम की बात की जाए तो ना के बराबर ही है, क्योंकि अगर स्पीड ब्रेकर्स लगेंगे तो ऑफ कोर्स ये परेशानी देगा। अंडर थाई सपोर्ट भी यहाँ पर मिसिंग है। बात की जाए क्वार्टर विंडो की तो यहाँ पर ये दी गई है ताकि 3rd रो वाले जो लोग बैठे हैं यहाँ पर वो इजीली यहाँ से व्यू भी एंजॉय कर पाएं और उन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिक भी फील ना हो। और राइड क्वालिटी की बात की जाए तो राइड क्वालिटी अगर स्मूथ रोड्स हैं तो वहां पर आपको किसी भी तरह के झटके फील नहीं होते, लेकिन अगर आप रफ पैचेस पे चलते हैं तो आपको अंडुलेशन साफ नजर आते हैं इस कार के साथ। हैंडलिंग की बात आएगी तो मैं कहूँगा बॉडी रोल थोड़ा ज़्यादा है और ओवरऑल हैंडलिंग ओके है। हाईवे पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल में चलने की एडवाइस मैं देता हूँ। उसका रीजन है इसका स्टीयरिंग का फीडबैक, वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे निराश की है इस कार में वह था इसका ब्रेकिंग। ब्रेकिंग पिछली जनरेशन से तो बेटर हो गई है, लेकिन अभी भी यह अपने सेगमेंट की सबसे खराब ब्रेकिंग के साथ आता है। यही इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। सीट कंफर्ट ठीक ठीक है, हालांकि आजकल की कई और मॉडर्न कारों में इससे बेटर सीट कंफर्ट आपको मिल जाएंगे। ओवरऑल मैं कह सकता हूं चलाने का मजा आपको चाहिए तो वह मजा मिलता है इसके इंजन से, जो 2.8 लीटर का इंजन है। और इस इंजन की बात आई है तो चलिए आपको इंजन बे भी दिखा देता हूं, जो मैं पहले दिखाना भूल गया था। फॉर्च्यूनर के इंजन की अगर दमखम की बात की जाए तो यह 2.8 लीटर का डीजल इंजन प्रोवाइड करता है। थोड़ा बहुत नहीं, पूरे 500 Nm का टॉर्क। और इस टॉर्क की वजह से इस एसयूवी को
कहीं भी पहुंचा देना बड़ा आसान हो जाता है। आपको मिलता है 204 PS की पावर, और इस पावर और दमखम की वजह से इस एसयूवी का हर कोई लोहा मानता है, और यह इतना रिलायबल इंजन है कि यह कहीं आपको धोखा नहीं देता है, और शायद इसकी यही खासियत इसे दूसरों से अलग बनाती है। इंजन लेआउट नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर आप कूलेंट फिल कर सकते हैं, यहाँ पर आप पावर स्टीयरिंग का फ्लूइड फिल कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ से आप एड ब्लू फिल कर सकते हैं। ओवरऑल यह इंजन लेआउट काफ़ी नीट एंड क्लीन है, जिसे रिपेयर करना मैकेनिकों के लिए काफ़ी इजी हो जाता है। ऊपर भी कवरिंग दे रखी गई है, लेकिन यह कवरिंग एक्चुअल में इंजन की नॉइज़ को कम करने में कोई खास योगदान दिखता तो है नहीं। आइए आपको बताता हूँ ड्राइव करते करते मैंने कैसा फील किया इस इंजन नॉइज़ को। अब आपसे बात कर लेता हूँ इंजन का एक्सपीरियंस कैसा है। देखिए 500 Nm टॉर्क जो है वह इतना भारी भरकम है कि इस कार में आप 7 लोगों को बैठा लें, 8 लोगों को बैठा लें, पावर की कमी फील नहीं होती है, और पावर आपको बेशुमार मिलती है। इस कार को 140 के ऊपर चलाना थोड़ा समझदारी की बात नहीं है, और वैसे भी 100-120 की स्पीड बहुत अच्छी होती है, उतने पे ही चलना मैं भी रिकमेंड करता हूँ। हाँ, फ्यूल एफिशिएंसी की बात आए तो यह कार डीजल पीने के लिए मशहूर है। मैंने इससे मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी निकालने की कोशिश की हाईवे पे, जो लगभग मैंने 300 किलोमीटर की हाईवे ड्राइव की है इस कार में, और उसमें मुझे मैक्सिमम इस कार ने 13 की फ्यूल एफिशिएंसी दे पाई है। यानी अगर मैं इसे तेज चलाऊं या नॉर्मल कंडीशन में चलाऊं, 100-120 पे चलाऊं, तो यह मुश्किल से 11 का एवरेज देती है। और अगर सिटी की बात आए तो वहां आपको 7-8 ही फ्यूल एफिशिएंसी मिल पाती है। इससे ज़्यादा मिलना इससे ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और लेकिन फॉर्च्यूनर खरीदने वाले फ्यूल एफिशिएंसी की फिक्र करते हैं? मुझे तो नहीं लगता है। लगे हाथ आपसे बात एक चीज़ और कर लेता हूँ जो छूट गई थी, मैं वो आपके साथ क्लियर कर दूं। यू टर्न, देखिए गाड़ी भारी भरकम है, 4.7 बल्कि 8 मीटर लॉन्ग है। उसके बावजूद भी इसे सिटी में चलाना कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। भारी भरकम होने के बावजूद बड़े आसानी से चल जाती है। और सेफ्टी की बात आए तो इसका सॉलिड फील, चाहे आप भीतर बैठ के चलाएं चाहे बाहर से हो, हर जगह से आपको महसूस होता है कि यह एक लोहा लाट कार है। सेफ्टी की बात आए तो 7 एयरबैग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स मौजूद हैं। हालांकि वो मुझे उतने अच्छे से एक्सपीरियंस में नहीं आए। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ सेफ्टी में फुल मार्क्स, उसको लेके कोई शिकायत की बात है ही नहीं। बात करते हैं कंक्लूजन में, खरीदना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये बात दिल और दिमाग दोनों की है। कंक्लूजन की बात की जाए तो मैं इसके एक्सटीरियर से इतनी इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि ये देखने में ही इतनी बिग फैट मस्कुलर फॉर्च्यूनर लगती है। और यही एक वजह है कि लोग इस गाड़ी को खरीद के अपने घर ले आते हैं, क्योंकि ये जहां भी पार्क कर दी जाए रिस्पेक्ट मिलनी तो आपको पक्की है। लेकिन इस कार में कई फीचर्स ऐसे जो जरूरी माने जाते हैं वो मिसिंग है, मगर फॉर्च्यूनर खरीदने वालों को उसकी जरूरत ही क्या है, वह तो फुल टशन के लिए इस एसयूवी को घर खरीद के ले आते हैं। क्या आप भी उन्हीं में से हैं? लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। इसकी प्राइस है 41 लाख प्लस एक्स शोरूम, जबकि ऑन रोड प्राइस अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होती है। महंगी होने के बावजूद, इससे बेहतर फीचर्स वाली कारों के आने के बावजूद भी 30 लाख से ऊपर बिकने वाली सभी एसयूवी में फॉर्च्यूनर का प्रॉपर डंका बजता है, यानी कोई इसके आगे नहीं टिकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा, और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली बार ऐसे ही किसी शानदार गाड़ी के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।